हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स है क्या, वाई दीज आर इम्पोर्टेंट, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं, कितने डिफ्रेंसिएशन होते हैं, इस पर लिमिटेशंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम सब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है, कोर इन्फॉर्मेशन है, बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है, हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार है। ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो, जैसे पहले अभी डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी को आए मान लो अब 1700 1400 में जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो ऐसे कर करके अब मान लो तो 300 400 साल से डेमोक्रेसी, उससे पहले मोनार्की थी। मोनार्की में राजा जो चूज करता था वही होता था। राजा की जो पावर है, राजा की जो आज्ञा है वही सबको माननी पड़ती थी। ज्यादा मौलिक अधिकार नहीं थी, बट लोग अवेयर हुए, एजुकेट हुए, उन्हें लगा कि नहीं, ये सब चीजें सही नहीं है। तो धीरे धीरे अलग अलग रिवोल्यूशंस हुए। फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, फिर रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशंस, इंडियन रिवोल्यूशंस, है ना। हमने फ्रीडम की लड़ाई करी। इस तरह से हम डेमोक्रेसी पे आए। तो अब डेमोक्रेसी, जब देश आज़ाद हुआ तो देश ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की पार्लियामेंट्री फॉर्म में, और उसने फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट किया। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है, मतलब एक नागरिक जब एक देश में पैदा हुआ उसके अधिकार के साथ पैदा हुआ है, जिससे कोई छीन नहीं सकता, बस कुछ लिमिटेशंस है। ये लीगल एनफोर्सेबल है, मतलब अगर अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ता है या खत्म करता है या उन्हें रोकता है, तो हम कोर्ट पर जा सकते हैं। कोर्ट द्वारा इसे लीगली एनफोर्स किया गया है। हमारे पास जुडिशियल रेमेडी है इसको लेने की। ये कोई भी अगर इसे वॉयलेट करता है, ठीक है, ये एक्ट जो है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये एक्ट करते हैं किसी भी बुलवर्क अगेंस्ट ऑपरेशंस एंड आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। मतलब कोई स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ सिर्फ राज्य नहीं है ना, कि भाई सेंटर स्टेट की बात नहीं हो रही है, कोई भी अपर अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया है, मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। बट यहाँ पे वही होता, कोई भी आर्बिट्री स्टेट कोई भी गैर कानूनी काम करने की बोलती है, हमारे अधिकारों को रोकती है, तो वो नहीं कर सकती। ये हमें अधिकार देता है स्टेट्स के ऑपरेशन से रोकने के लिए। जैसे आपको पता है इंदिरा गांधी टाइम पे अब इमरजेंसी लग गई थी, तो अधिकार हट गए थे, फंडामेंटल राइट्स हट गए थे। तब क्या कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, कैसा भी रूल्स एंड रेगुलेशन चला सकते हैं, इस तरह से चल रहा था। तो ये गारंटी देते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब ये बेनिफिट क्या क्या देते हैं हमें, एक तो एनफोर्समेंट देते हैं, सॉरी, एम्पावरमेंट देते हैं, ताकत देते हैं सिटीजन्स को कि वो क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट करती है, कोई स्टेट हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, तो हम उनसे क्वेश्चन करने का अधिकार देती है। सोशल हार्मनी, मतलब यूनिटी प्रमोट करती है। सबके पास सेम अधिकार है, तो सब समान हो सकते हैं ना, इसलिए ये समानता का अधिकार देती है, इक्वलिटी देती है। जैसे कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये सब रोकती है। ठीक है। जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट देती है लॉ के अंदर। मान लो एक लॉ चल रहा है कि आर्टिकल 44 अप्लाई किया डीएम ने, तो अब इसके तहत कोई भी चार लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। तो ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुस्लिम्स के लिए या फिर अपर कास्ट के लिए है, लोअर कास्ट के लिए नहीं। कोई भी सिविलियन उस डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में आर्टिकल 44 मतलब 144 धारा लागू है, तो कोई भी चार लोग इकट्ठे असेंबल नहीं हो सकते। ये एक रूल बन गया, है ना। जैसे ही, अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे आचार संहिता लग जाती है, तो कोई भी गैर कानूनी काम ट्रक्स पे मतलब ट्रक्स में गैर कानूनी चीजें नहीं ले जा सकते, लोग असेंबल नहीं हो सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते गैर कानूनी तरीके से, वो सब रोक लिया जाता है ना। ऐसे स्टेट पे जैसे किसी के पास भी हथियार है, तो वो गवर्नमेंट उनसे बोलती है कि तुम हमें डिपॉजिट कर दो, तो सबके लिए फेयर है वो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बेनिफिट मिलता है फंडामेंटल राइट्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस और सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंस्पायर किया फंडामेंटल राइट कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, जो जहाँ यूएसए में से बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से ये लिए गए हैं, या वहां से इंस्पायर हुए, उनसे देख के लिए। एग्जैक्टली वही नहीं है, कुछ अलग है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है ये? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है, 12 से लेकर 45 तक, 12 से लेकर 35 तक। पहली बार मैग्ना कार्टा में इसे बोला गया है। देखो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में पहली बार जब फंडामेंटल राइट्स की बात हुई तो उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा,
ठीक है। तो जब भी कभी फंडामेंटल राइट्स की बात कहीं भी होती है तो उसे मैग्ना कार्टा से रेफरेंस किया जाता है ना। फंडामेंटल राइट्स में बहुत एलोबरेट तरीके से दे रखे हैं, एक बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। बल्कि और यूएसए में भी दे रखे हैं ये, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है इसकी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल, सारे सिटीजन्स की, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की बात हो रही है, एलियंस की बात नहीं हो रही है ना, फॉरेनर्स की बात नहीं है। इंडियन सिटीजन्स को इक्वलिटी देते हैं, डिग्निटी देते हैं, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में यूनिटी और नेशन के लिए काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं करते, एग्जाम्स में आ जाता है। ये कौन करता है? ये डीपीएसपी करता है। फंडामेंटल राइट्स कौन सी डेमोक्रेसी हमें देते हैं? पॉलिटिकल, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट है ना, ये स्टेट जो भी हमारे साथ गलत कर सकती है उसको रोकने के लिए है ये, तो इसलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं हमें। ये हमें लिबर्टी देते हैं, हमें लिबर्टी ऑफ फ्रीडम देते हैं स्टेट के इन्वेजन के खिलाफ से ना। स्टेट आर्टिकल 12, अभी पूरा बताऊंगा स्टेट क्या होता है, मतलब सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी या आर्बिट्री, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, सारी बॉडीज को काउंट करके स्टेट बोला गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट बाय सॉरी गवर्नमेंट बाय लॉ, गवर्नमेंट ऑफ लॉ मतलब कानून का राज होगा, इंसान का राज नहीं होगा, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी यहाँ पे, सॉरी। फंडामेंटल राइट गारंटी करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, विद द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल राइट असेंशियल है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे मटेरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट। जैसे मटेरियल, तुम कुछ भी एक्वायर कर सकते हो जो कि लीगल है, आप एजुकेशन के लिए कर सकते हो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, स्पिरिचुअल चीज़ें है ना, वो सबके लिए आपको इंडिविजुअली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। देखो जब हमारा फंडामेंटल बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 1950 में, तब हमारे पास 7 थी फंडामेंटल राइट्स, बट एक को माइनस कर दिया, अब हमारे पास 6। क्यों? ये कब हुई? क्योंकि पहले पे राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, बट इशू क्या था, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था वो ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। अब जिसके पास, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल अंबानी है, अडानी है, उसका बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो वो पूरे देश में जितना चाहे जमीन खरीद सकता है, बट एक आदमी एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। तो आप कहोगे कि यार ये लोग इतनी जमीनें कैसे लेते हैं? ये आदमी के नाम पे जमीन नहीं लेते, ये अपनी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ही लेते हैं, जो कि कंपनी के पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है, रहने के लिए नहीं लेते। अब जैसे पहले राजा महाराजा थे, उनके पास एकड़ों में जमीन थी, जमींदार थे, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, मतलब 15-15-20 गांव की जमीनें सिर्फ एक जमींदार के पास थी, और सारे पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उनके पास जमीन नहीं थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि भाई कुछ कुछ तो जमीन सबको मिलनी चाहिए ना, तो एक लिमिट बनाई कि इससे ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते। तो ये कानून में फिर फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया। किसके तहत हटाया गया? ये 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया 1978 में, और फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया। अब क्या आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते? ले सकते हो प्रॉपर्टी, बट अब ये लीगल राइट है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, ठीक है, 1950 से लेकर 1978 तक ये फंडामेंटल राइट था। पर अब 1978 से लेकर, आप क्लास देख रहे हो अब, ये 2026 में, तो अब ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये हो गया है लीगल राइट। कानूनी रूप से आप ले सकते हो, एक लिमिट है, आप जाओगे, ये जमीन है, गवर्नमेंट बेच रही है या कोई प्रॉपर्टी डीलर बेच रहा है, आप ले सकते हो, है ना, उस हिसाब से काम चलेगा। बट अगर गवर्नमेंट को वो जमीन चाहिए वापस, तो गवर्नमेंट उसे ले सकती है आपसे, बट हाँ उसके अवज में आपको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी उस हिसाब से आपको मिलेगा। नेचर क्या है? सबसे पहला नेचर तो कभी भी एग्जाम्स में आए या एमसीक्यूज में आए तो यही है कि भाई ये स्टेट के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल नेचर है, स्टेट के अगेंस्ट है। ये राइट देता है नेगेटिव इन स्पिरिट एंड पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, मतलब है राइट, बट ये पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव है क्योंकि ये पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्प करता है, बट ये नेगेटिव इन स्पिरिट है क्योंकि ये स्टेट को नेग्लेक्ट करता है, स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस को, और पर्सन को पॉजिटिव देता है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव स्पिरिट में जस्टिसेबल है। मतलब हाँ, जस्टिसेबल मतलब सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेती है इसकी कि अगर कुछ भी दिक्कत हो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच जाओ सीधे। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है, ठीक है, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं तो याद रखना। ये नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, सेक्रोगेट नहीं है, ये क्वालिफाइड है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक लॉ बना दिया तो परमानेंट वैसा ही है। ये स्टेट, सिचुएशंस, टाइम, कंडीशंस के हिसाब से बदलता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है नॉर्मल सिटीजन, है ना, एक नॉर्मल सिटीजन है जिसने जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है। एक पर्सन है आर्मी पर्सन, एक है बैंक में। अब आर्मी वाले जो पर्सन आर्मी में ज्वाइन करेगा तो उसके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाएंगे। मतलब अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी असेंबल हो सकता है, वो आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करेगा। तो उसको फंडामेंटल राइट्स वो वाले नहीं होंगे जो इस पर्सन के पास है या इस पर्सन के पास है। अब बैंक का पर्सन है, ये कल को जाके सबको बैंक के पासवर्ड आईडी वाईडी बता सकता है कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं स्पीच, राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता वो। सेम क्वालिफाइड है, मतलब हर किसी के लिए कुछ कुछ लिमिटेशन दे रखी है। अब 10 लोग रात में खड़े हो जाएं चौराहे पे कि हमारा तो राइट है, फंडामेंटल असेंबली है भाई, हम तो रात में यहीं खड़े होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो रोड है, वो ट्रैफिक के लिए, वहाँ लोग व्हीकल्स लेके निकल रहे हैं, आप खड़े नहीं कर सकते। वो अलग बात है, जब भी कोई दंगे होते हैं या कुछ भी इशू होता है तो लोग रोड जाम कर देते हैं। क्यों? कि ताकि और लोगों को प्रॉब्लम हो, तो स्टेट को प्रॉब्लम होगी, जनता को प्रॉब्लम होगी, तो जनता प्रेशराइज करेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसके काम को जल्दी रिसॉल्व कर दे। वो गलत तरीका है, बट फिर भी लोग कर देते हैं। इन सब के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अभी हम पढ़ेंगे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं सबके साथ। आर्टिकल 12 में तो स्टेट है, 13 14 से लेके शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट, 14 से लेकर 32 तक सब में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। स्ट्राइक डाउन बैलेंस ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड होस्ट सोसाइटी। एक तो इंडिविजुअल के राइट भी हैं और सोसाइटी के, होस्ट सोसाइटी एज अ होल, उनके राइट भी है, तो दोनों का बैलेंस लेके चलता है वो। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड किए जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 2021 सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम वाला है, राइट टू डिग्निटी और राइट टू लिव फ्रीडम वाला, ये वाला दो राइट है, ये सस्पेंड कभी नहीं किए जाते। बाकी जब भी आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी आएगी, मतलब नेशनल इमरजेंसी तीन तरह की होती है वैसे जब देखा जाए तो, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी वॉर हो गई किसी कंट्री से तब जो आर्मी इमरजेंसी होती है जो, है ना, वो वाली इमरजेंसी। या फिर एक इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल जाता है, किसी स्टेट में कोई प्रेसिडेंट रूल लग गया, वो इमरजेंसी भी, तो वो सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे देखो 6 फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में सस्पेंड की जाती है व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म रिबिलियन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या, आर्म रिबिलियन में क्या डिफरेंस है, देखो एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल इमरजेंसी, मतलब किसी बाहरी ताकत ने हमें हमला कर दिया, जैसे चाइना मान लो हमला कर दे या पाकिस्तान हमला कर दे, तब हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी, और उसके तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स कर्टेन किए जाएंगे। अब कहेंगे कि लोग, हो सकता है गवर्नमेंट हमारे कॉल्स डिटेल सुनना शुरू कर दे, उसको लगता है कि लोग कहीं ट्रांसपेरेंसिंग ना कर दे या फिर स्पाई ना कर रहे हो, तो हमारे फंडामेंटल कर्टेन किए जा सकते हैं। और एक होता है आर्म रिबेलियन, जिसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे अभी क्या कुछ टाइम तक आपने सुना होगा नक्सलवादी हरकतें चल रही थी छत्तीसगढ़ और इस एरिया में, तो नक्सल में क्या होता है, इंटरनल रिबेलियन, मतलब देश के अंदर किसी राज्य में कुछ इमरजेंसी लग जाए, दंगे हो जाए, या कोई, अरे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम, टर्मोइल क्रिएट हो जाए, या कोई नक्सलवादी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वहां पे इमरजेंसी लगाई गई है, तो वो इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी, उसमें सबके फंडामेंटल राइट्स कटिन नहीं होंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड, आर्टिकल 31A, 31B, 32C, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको रोकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम आगे पढ़ेंगे अभी, इसके बाद फंडामेंटल, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मी पर्सन, पैरामिलिट्री पर्सन, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस, इनके पास नहीं है, इनके स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है कि भाई तुम नहीं कर सकते ना फंडामेंटल राइट्स के लिए, तुम हल्ला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम आर्मी रूल्स के हिसाब से चलोगे। अब फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ अप्लाई इन एरिया, ठीक है। अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री रूल लगा हुआ, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा हुआ है कहीं पे, उस जगह पर आर्टिकल 34 लगा हुआ है, तो ये सब रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, ठीक है, जैसे आप पैदा हुए आपके साथ फंडामेंटल राइट्स भी आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल के बाद आधार कार्ड बनवाना है फिर आपको फंडामेंटल रूल्स मिलेंगे, नहीं। आप पैदा हो गए भारत में सिटीजन हो, आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, प्राइमेसी क्या है, बढ़िया ज्यादा ऊपर क्या है, फंडामेंटल राइट्स सही है या डीपीएसपी सही है, इस पे बात की गई है। देखो, चंपंकन दुंजुराय केस 1952 पहला केस हुआ, कोर्ट बोलता है फंडामेंटल राइट सुपीरियर, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए। फिर केरला एजुकेशन बिल आता है,
ये सब आपके लिए ना, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दो या मेंस यूपीएससी का दे रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अब लेखपाल में वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है मेनली, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस ऑफ अवॉइड सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट बाय डीपीएसपी ने। बोलता है कि भाई ये डिपेंड करता है किस चीज, मतलब किस केस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जरूरी है। गोलकनाथ केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ केस है। फंडामेंटल कैन बी एब्रिगेट एंड डाइल्यूटेड, फंडामेंटल राइट्स एब्सक्रोएट एंड एब्सोल्यूट इन नेचर। तो इन्होंने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, इसमें बोला ना डाइल्यूट किया है, तो इसमें बोला डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट सुपीरियर बताए इसमें। ठीक है। फिर केशवानंद भारती आता है, ये दो, ये भी केस भी इंपॉर्टेंट है। ये केरला के एक बड़े मैन थे केशवानंद, उनके कोई प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके इशू हुआ था, वही वाला केस है ये। कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है। इसी में आपके वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दिया गया था, ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस वाले केस में एक बड़ा डेल्यूट सा बोलती है कि इससे पहले जितने केसेस हो रहे थे किसी में हाँ किसी में ना, किसी में राइट टू एजुकेशन दिया है किसी में नहीं, बड़े डायलेमा में थी। तो कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, पार्लियामेंट का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो प्रियम्बल हो, फंडामेंटल राइट्स हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे आपके डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, हर कुछ अमेंडेबल है, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं जो प्रोसीजर लॉ दे रखा है उस हिसाब से। बट हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर कोई पूछे कि भाई वो है क्या, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कोर्ट ने अपने अलग अलग वर्डिक्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल के वर्डिक्ट और केसेस के हिसाब से एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाते चली गई है। उसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कि जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदला जाएगा, बाकी आप कुछ चेंज करना कर दो। ठीक है। जैसे अब कपड़ा है, कपड़ा आप शर्ट बना सकते हो, पैंट भी बना सकते हो, पर कपड़ा ही रहेगा ना, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसकी। ठीक है। आप उसको लाल कलर कर दो, पीला कलर कर दो, ठीक है, बट वो कपड़ा ही रहेगा। सेम वैसे बेसिक स्ट्रक्चर है घर का। अब घर में, अब घर को आप अंदर कितना भी रिनोवेट कर सकते हो, डाइनिंग टेबल को तोड़ दो, सिंगल टेबल बना लो, एक दीवार तोड़ के बाथरूम बड़ा कर लो, बाथरूम को छोटा कर लो, ड्राइंग रूम को बड़ा कर लो, सोफा टेढ़ा कर लो, छत पे कुछ भी बना लो, है ना। आप बेसिक अंदर कितना भी चेंज कर लो, बट घर का एक इंपॉर्टेंस क्या है, घर रहने के लिए। तो घर रहने की चीज है, वहां जो बाहर की दीवार है वो तो सेम ही रहेंगी ना, ऐसा थोड़ी आप सारी दीवारें तोड़ दोगे तो घर गिर पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सेम मिनरवा मिल केस 1980 में कोर्ट बोलता है कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 31A(c) would be protected only if they implement डायरेक्टिव ऑफ 39A 39C, नॉट एनी अदर डीएसपी। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही ये बोला गया है कि भाई पार्लियामेंट का 31 आर्टिकल, अगर कोर्ट ने बोला है कि अगर पार्लियामेंट अमेंड कर रही है, अगर 39A और 39C को अमेंड कर लेती है, इसका मतलब वो डीपीएसपी में कोई चेंज नहीं कर रही, बस उसके जो एक्सर्शन है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं आर्टिकल 12, पहला 12 का, यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल 12। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक, 35 तक सॉरी। ठीक। तो अब इसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। अब स्टेट सिर्फ वो वाला स्टेट नहीं है कि यूपी बिहार, ये स्टेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये वाली बात नहीं हो रही। स्टेट के जो स्टेट है डिफाइन द पर्पस ऑफ पार्ट 3, या डीपीएसपी में भी स्टेट की डेफिनेशन सेम रहेगी, या आप कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन सुनना चाहोगे तो डेफिनेशन यही है। स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। स्टेट क्या है, स्टेट है यूनियन, यूनियन का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट का यूनियन लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, सारी लोकल अथॉरिटीज, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ट्रस्ट हो गए, एनजीओज हो गए, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, घेल, बेल, डीआरडीओ, डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, सीआईएसआर, यूजीसी नेट, या एसएससी, यूपीएससी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आएंगी, बट सेंट्रल स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी या तो लॉ के हिसाब से बनाई गई हो या लॉ के बाद बनाई गई हो, इससे मतलब नहीं करता। ये पूरी चीज, ये पूरा एरिया इसमें आता है, स्टेट में आता है। स्टेट की एक वाइडर सेंस में है सब एजेंसीज के लिए। द एक्शन ऑफ फोर said एजेंसीज कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो, एलआईसी ने कोई प्रॉमिस किया,
और वो प्रॉमिस बाद में नहीं कर रहे, फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक किया जा रहा है, तो हम LIC को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक। सेम गवर्नमेंट ने कोई किया, जैसे लोकल पंचायत ने या अथॉरिटीज ने कुछ करा, तो हम फंडामेंटल राइट्स के तहत उसको कोर्ट में वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इवन प्राइवेट बॉडी, कोई प्राइवेट बॉडी है, किसी ने फंडामेंटल राइट्स को आपके कर्टेन किया तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत आएगी, स्टेट के रूप में काउंट किया जाएगा और आप कोर्ट जा सकते हो उसके अगेंस्ट। अब देखते हैं आर्टिकल 6 पहले कितने थे, ये चीज याद रखना। पहले 7 थी फंडामेंटल, राइट टू प्रॉपर्टी भी आपकी फंडामेंटल राइट में थी। 17 1978 में 44th अमेंडमेंट की वजह से इसको हटा दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, राइट आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट में आती है। ठीक है, यहाँ तक चीज याद रखना। अब 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो और आप एजुकेशन ले सकते हो। जैसे अब मुस्लिम्स को सरिया शरीयत लॉ और ये सब पढ़ने का राइट यहीं से मिल रहा है, मदरसा चलाने का सरिया वो सब राइट इसी से मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर कोई आपकी कर्टेन करता है फंडामेंटल राइट्स को तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। अब एक एक करके राइट समझते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते हैं इनका। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 ये आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ना, लॉ के सामने सब इक्वल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सारी लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये आर्टिकल 14 में। ये सब रट लेना, अच्छे से याद कर लेना फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं अगर कोई भी वनडे एग्जाम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये 4-5 चीज आती है, स्टार्टिंग की जो 4-5 चीजें वही आएंगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते हैं, अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार जैसे तुम्हारे उससे आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटी से, बट रेयर क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग में ये 3-4 चीजें इसी से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट से कभी क्वेश्चंस नहीं आते, गवर्नर से कभी क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आर्टिकल पूछ लेते हैं, गवर्नर का आर्टिकल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब टू द पॉइंट वाले। बट सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DPSP। प्रोहिबिशन ऑफ, ये सॉरी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब आपको कोई भी रीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये आपको अधिकार कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 15 से मिलता है। ठीक है, जैसे हिंदी में ऐसे बोला जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, ये सब करके जो बोला जाता है। जैसे कानून का सक्षम सामान्यता, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, ये सब आपको मिलेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसा फॉर्म देखोगे, आप कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो वो ना 18 साल की एज से ऊपर होना चाहिए, 12th पास हो, तो वो किसी भी वर्ग का हो, उसे मिल जाएगा। बट हाँ, एक कैच क्या है यहाँ पे, कैच ये है कि सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कुछ लिमिटेशन है, तो ऐसे इसमें लिमिटेशन है कि भाई जो रिजर्वेशन आ जाता है ना, ये यहाँ पर रिजर्वेशन का एक कैच है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्वेश्चन आता है, अनटचेबिलिटी किससे खत्म होता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, जब आजादी के टाइम पे देते ना सर, लैंडलॉर्ड, जमींदार, साहूकार, राजा साहब, महाराजा साहब, ये सब टाइटल आप हटा दोगे। तो अब ये सबको एक बार समझ लो दोबारा अच्छे से, इसको तो इरेज कर देते हैं। ये ले लो तुम, ये ये ले लेते हैं हम हाइलाइटर। तो इसको ऐसे करते चलते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये वाला, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब ये अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स आप यूज कर सकते हो, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, शेरगिल, ये सब आप लिखते हैं ना, वो सब यूज सकते हो। PhD वाले होते हैं कि डॉक्टर लिखते हैं PhD के सामने अपने अपने, है ना, कि MBA इंजीनियर वाले अपने ER लिख लेते हैं।
ठीक है, ये सब जो लिखे जाते हैं, एलएलबी वाले लॉ लिख लेते हैं, एलएलबी लॉयर एडवोकेट ये सब लिखते हैं ना अपने, वो एकेडमिक टाइटल आप लग सकते हो। अब आर्टिकल 19 से 22, इसमें 6 आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हो अपनी, मूवमेंट कर सकते हो। आप लद्दाख ले लद्दाख घूमने जाते हैं ना, है ना, ये सब मूवमेंट है। रेसिडेंस, आप कहीं भी जमीन ले सकते हो बट रह सकते हो, है ना। बट इसके पीछे कैच है कि जैसे अब माउंटेन एरियाज में जमीन लेना या प्रॉपर्टी खरीदना प्लेन एरिया वाले लोगों का अलाउ नहीं है, कुछ उनके क्राइटेरिया बने हो, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा आपको। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन चूज सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, मतलब आप डॉक्टर बन सकते हो बट उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बन सकते हो बट उसके लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो प्रोफेशन आप कोई भी चूज कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस प्रोफेशन की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफेंसेस। देखो आपने कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, जैसे पहले क्या था, आईपीसी था, अब नेशनल ये हो गया है, आचार संहिता लग गई, ये चेंज हो गया ना, आईपीसी चेंज करके अब दूसरा बोल दिया है, बीएसए, बीएसए हो गया। तो अब क्या है उसमें, कि मान लो आप मर्डर का 14 साल का जुर्म है, 14 साल की सजा मिलेगी, तो सबको 14 की ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ने मर्डर किया तो एक को 10 की मिलेगी, एक को मर्डर नहीं 14 की नहीं मिलेगी। तो जो ऑफेंस है, ऑफेंस जैसे आपने चालान काटा, चालान काटने का आप 100 रुपये फाइन है, तो आप 100 रुपये भरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को 2,000 भरना है, किसी को 100 भरना है। हाँ बट कंडीशन अलग है कि जैसे गाड़ी का अलग होगा, व्हीकल का अलग होगा, हेलमेट का अलग होगा। अब आपने 4 चीजें ब्रेक की तो चार का कंटिन्यूस एक होगा, है ना, वैसा सीन है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। और आर्टिकल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला याद रखना, ये डीपीएस में भी, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब हम इस पे आते हैं, आर्टिकल ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपके साथ शोषण नहीं कर सकता। देश में पहले बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, इसको रोकने के लिए आर्टिकल 32 है, 23 है। और जो जैसे ढाबाओं पे बच्चों को काम करने का, फैक्ट्रीज में काम करने का जो आता है, वो आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है। तो आप अब कभी भी किसी ढाबे पे जाए और जहाँ 14 साल 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जॉब कर रहा हो, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। वो फंडामेंटल राइट ब्रेक कर रहा है उस बच्चे का। ठीक है, हाँ अब बच्चे की तो मजबूरी है, वो तो पैसे के लिए कर रहा है, बट ये गलत है। अब आता है आर्टिकल 25 से लेके 28। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन में प्रोफेशंस कर सकते हैं। जैसे आपको अपने रिलीजन में कोई प्रोफेशन है, जैसे मान लो कोई पंडित, हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि पंडित ही मंदिर की पूजा करते हैं, बेसिकली यही रूल है। तो अगर कोई पंडित है वो मंदिर का पुजारी बनना चाहता तो बन सकता, उसके जो रूल के हिसाब से। कोई मौलवी बनने की क्राइटेरिया तो मौलवी बन सकता है, मौलाना बनने की क्राइटेरिया मौलाना, फादर बनने की, चर्च का फादर बनने की क्राइटेरिया वो कर सकता है। प्रैक्टिस कर सकता है, आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 20। हमारे देश में एक इत्तेफाक ये है, एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सब पे ज्यादा होना चाहिए। आप देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक पूरा स्लॉट है, 4 फंडामेंटल राइट्स सिर्फ रिलीजन को दे रखी है। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीप पे नहीं चल सकते। जैसे क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है कश्मीर, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई रिलीजन को एक प्राइवेट अफेयर कर सकते हैं, बट यहाँ रिलीजन प्राइवेट अफेयर करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस, आर्टिकल 27। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिपिंग सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे अब किसी संस्कृत एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना, संस्कृत की एजुकेशन लेना, तो आप उसमें कोई रोक नहीं सकता, है ना। प्रखंड पंडित बनना है आपको, मौलवी का, जैसे कुरान की शरीयत की तैयारी वो करते हैं ना, मदरसा चला रहे हैं, वो इन्हीं इन्हीं फ्रीडम्स की वजह से चला पा रहे हैं। अब है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल 29। जैसे बिहू कल्चर है पर्टिकुलर, है ना, ट्राइबल कल्चर है पर्टिकुलर छोटे रिलीजन में, जैसे अब गारो कासी हिल्स जो अपने नॉर्थ ईस्ट के हिल्स के कल्चर है, लैंग्वेज है। अभी प्रेसिडेंट मुर्मू ने सिंधी सिंधी मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, उस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लैंग्वेज में
ट्रांसलेट होता है ना उस लैंग्वेज में हुआ था। ये सब क्यों होता है? ताकि हम अपने देश की छोटी से छोटी धरोहर, कल्चरल इक्वलिटी, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को हम बढ़ावा दे सके। ऐसा ना हो कि हमारी जो कल्चरल वैल्यू है वो खत्म हो जाए। ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बना सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं किसकी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, आर्टिकल 30 बताता है। अब आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूड रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सेटोरी, क्यों वारंटो। अगर आप देखो, आपको कोई भी फंडामेंटल कर्टेल होता है, आपको कोई भी फंडामेंटल राइट कर्टेल होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। और आप हाई कोर्ट जा सकते हो, या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32, या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के तहत। तो 32 में जब जब आप जाओगे, 32 में आप जाओगे, तो रिट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर है, सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स जारी करता है, मतलब कुछ रिट्स को बोलते हैं जैसे हथियार, एक तरह का हथियार है इसके पास, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई ये चीजें करोगे, अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो रिट्स जारी कर सकता है उसके खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ। ठीक है। आदेश जिसको बोल सकते हैं, सरकार को आदेश दे सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है जिसने भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को हनन किया, तो उसको आदेश दे सकता है। तो आदेश के तहत पे चार पांच चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट करता है, है ना। ये इसके बाद है ना, ये रहा। ठीक है, अभी मैं इस पर पहुंचता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के हेबियस कॉर्पस पे। यहाँ तक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब मैं इसके बाद सिग्निफिकेंस बताता हूँ, उसके बाद हम हेबियस कॉर्पस और ये सब पढ़ेंगे क्या होता है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का? वो बहुत ज्यादा बेसिक है, सिंपल सिंपल चीजें हम पढ़ते ही आ रहे हैं। वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेडरॉक देता है, सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हेल्प करता है। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लिबर्टी देता है, इंस्टीट्यूट सर्व करता है, स्टेट को रोकता है कि कोई आर्बिट्री एक्शन ना ले, कुछ भी ऐसा गलत ना करे स्टेट जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करे। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी सेक्शंस के इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है, प्रोटेक्ट करता है। सेक्युलर करता है स्टेट को। ठीक है, अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को एब्सोल्यूट नहीं करता, चेक कर देता है कि भाई तुम ये सब नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को रोकता है ये सब चीजें करने से, कुछ भी ऐसा जिससे फंडामेंटल राइट्स का खनन हो, या इंसान के या ह्यूमन राइट्स या सिटीजन्स के राइट्स को रोकता है, ये मतलब बढ़ावा देता है फंडामेंटल राइट्स। ये सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस में हेल्प करता है, डिग्निटी और रिस्पेक्ट में हेल्प करता है, और ये पीपल को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। ठीक है, ये सब आप समझने की चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हमारे फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर्स थे, फंडामेंटल जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, तो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने सारे पार्ट्स पर टिप्पणियां दी। तो उनमें से काफी सारों ने फंडामेंटल राइट्स पर भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? एक तो एक्सेसिव लिमिटेशन है, कुछ भी चीज फुल नहीं है, किसी भी चीज में हमें आर्बिट्ररी एक्शन करने का मौका नहीं दिया, सबको रिसेंबल किया, सबको रोका गया, सबको थोड़ा थोड़ा दिया है और रोका बहुत ज्यादा गया है। वो सब्जेक्ट हैं कानून के दायरे में रहने के लिए, एक्सेप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्वालिफिकेशंस कम है, एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें, है ना। नॉर इंक्लूसिव और सोशल इकोनॉमिक, ऐसा नहीं है कि सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स पूरी तरह से दे रखे, नहीं, इसको रोका, हर चीज में रोका गया है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल राइट्स ज्यादा दे रखे हैं, सोशल सिक्योरिटी कम है, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, लेजर, ये सब नहीं दे रखा। ये हालांकि अलग बाद में राइट टू 21 में कुछ कुछ चीजें ऐड करी, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल वेजेस, ये आर्टिकल 21 में है, बाद में करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे अपने वर्डिक्ट में बढ़ाते चली गई है। वेग है, एबिगुअस बहुत है, मतलब उसने कुछ बोल दिया, बट ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डेफिनेशन है उन सबकी, बहुत आगे वेग सी बात है। जैसे कोई भी फ्रेज दी, जैसे पब्लिक ऑर्डर में काम करने का दिया है, पर क्या काम है कुछ पता नहीं है, इनडिफिनेट है, एम्बिगुअस मैनर में दे रखी है। माइनॉरिटीज, अब माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन दी नहीं रखी, माइनॉरिटीज किन को माइनॉरिटीज बोलेंगे? भाई स्टेट जिनको माइनॉरिटीज बोलेगी वो, या सुप्रीम कोर्ट जिनको माइनॉरिटीज बोलेगा वो, या फिर कोई पॉपुलेशन में कम है उन्हें माइनॉरिटीज बोलेंगे। अब डिपेंड करता है, जैसे मुस्लिम कंट्री में माइनॉरिटीज हैं, बट कुछ ऐसा एरिया है जिसमें हिंदू माइनॉरिटीज में मुस्लिम ज्यादा है ना। जैसे अब हिली एरियाज में, वो तो हिली एरियाज में रह ही रहे हैं, तो वो तो माइनॉरिटीज में आएंगे ही ना लोग। अब वहाँ और लोग रहने लगे, या फिर बाद में एक्सट्रैक्शन बढ़ गया, या
मूवमेंट ज़्यादा हो गया, लोग जो पहले मेजोरिटी में थे वो बाद में मिनोरिटी में हो गए। तो ये सब बड़ा वेग से दे रखी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट क्या रीजंस दी हैं उसके पीछे भी बहुत वेग आइडियाज़ हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ये तो देखो ये हर बार मिलेगा, कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा लॉयर्स ने, और लॉयर्स की लैंग्वेज बहुत एम्बिगुइट होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आप डीपीएसपी में भी बड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की गई है। ये तो हमने बहुत समराइज वे में, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो समराइज वे में दे रखा है। बट आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या डीडी बासु पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में ही दिक्कत इतनी होगी, समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश इतनी टफ है, हिंदी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना हिंदी। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो बनी है ना, फंडामेंटल वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो इंग्लिश में था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा गया था। हिंदी में तो उसे बाद में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि जब हिंदी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहे थे तो वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी यूज़ हो रही थी उसमें कि लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने लिखा इंग्लिश में था, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे वो एलीट क्लास के लोग थे, जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश पढ़ पढ़ा के आए हुए थे, है ना, लॉयर्स थे, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी ईजी थी एज कम्पेयर टू हिंदी। बाद में ट्रांसलेट हुआ हिंदी में। नो परमानेंट इन नेचर, नेचर में परमानेंट नहीं है, अगर इमरजेंसी है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मार्शल लॉ पे चेंज हो जाएगा, या कुछ और इमरजेंसी आ गई, कुछ और चीज़ हो गई तो अबॉलिश हो जाता है, पार्लियामेंट कर्टेल कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को इनोग्रेट किया बाद में, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं है, 1978 में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर बताया, और उसके तहत ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, बस हमारे आर्टिकल 2021 लाइफ टू ये लाइफ वाले ये वाले बंद नहीं होंगे, बाकी सारे सस्पेंड हो जाएंगे। एक्सपेंसिव है, लेंदी हैं, प्रिवेंशन डिटेंशंस हैं, ये सब भी हैं, और इनकंसिस्टेंट फिलोसफी है। तो ये सारे आप हमारे साथ रिकमेंडेशंस हैं जो कि सुनने में प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। अब आते हैं जब, अब मैं बताऊँ फंडामेंटल राइट्स जब ब्रेक किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स जब ब्रेक किए जाते हैं तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स की, रिट्स, है ना, आदेश देने की। वो क्या क्या, वो जिसने भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा उनको आदेश दे सकती है, तो उसको बोलते हैं, उसमें 5 उसके पास पावर है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये करके। अब इनको समझ लेते हैं क्या है ये सब। ब्रिटिश टाइम के, उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए थे तो वहां ये वर्ड यूज हो रहे थे, तो वो हमने भी यूज कर लिए। हेबियस कॉर्पस, टू द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, it is an order by the court to a person to detain any other person to produce the body of the person letter before it। इसका मतलब ये है, जैसे अब देखो आपने पुलिस में बहुत सुना होगा, पुलिस ले जाती है और इलीगल डिटेंशन रखती है, 10-10 दिन तक उसे जेल में रखती है, मारपीट करती है और शो नहीं करती कि हाँ भाई हमने ले रखा है। तो अगर आपके कोई ऐसा, पहले बहुत होता था ये, अब भी होता है, अब भी होता है, बट अब क्या है कि लॉ थोड़ा सा फेमिलियर है, लोगों के पास मोबाइल्स हैं तो वो थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि 24 घंटे में कानून ऐसा है कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो पुलिस सबसे पहले आपको रूल बताएगी कि आपको किस कानून के तहत, किस जुर्म के तहत और किस धाराओं में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको सुप्रीम कोर्ट, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ना, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट में है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जिस पर भी केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको अरेस्ट की मतलब शो किया जाएगा कोर्ट के सामने कि भाई देखो ये बंदा है, इसने ये काम गैर कानूनी किया था, हमने पकड़ा और इसे आपके सामने लेके आए हैं, और वो चार्जशीट वार्जशीट बाद में अप्लाई करते हैं। सेम यही है कि अगर पुलिस को, अगर आप किसी ने डिटेन किया, इलीगल डिटेंशन किया है, तो आप जा सकते हो। ये नहीं है कि राइट के लिए सिर्फ वही पर्सन जाए, कोई भी जा सकता है, कि हमारा एक पर्सन है, पुलिस ने ले रखा है और वो हमें पता नहीं कहाँ है, आप पुलिस से बोलो हमें सामने शॉप पे, तो पुलिस के पास सुप्रीम कोर्ट पुलिस को हेबियस कॉर्पस के तहत ऑर्डर देगी कि जो भी आपने डिटेन किया, इलीगल डिटेंशन या लीगल डिटेंशन जो भी है, आप उसके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत करो उसे। तो कोर्ट देन एग्जामिन द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन। अब कॉज देखेगी, लीगलिटी देखेगी। जैसे अब सोनम वांगचुक है, उन्हें एनएसए के तहत किया है, कोई लड़का है जिसने पिक पॉकेटिंग की है, उसको ले रखा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है लॉ का। तो सुप्रीम कोर्ट जज करेगा कि हाँ, जैसे अभी मुंबई, अभी कुछ दिन पहले केस चल रहा था, दिल हाई कोर्ट जो तिहाड़ जेल से वो 3 कुछ लोग रिहा हुए थे, जिन्होंने ये दंगे हुए थे, जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनके पीछे जो लोग थे, तो उसका अलग केस डिटेंशन है, उसमें से 2 अभी भी आज़ाद नहीं हुए, है ना। तो आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इट वुडेंट सेंड डिफेंड पर्सन फॉर फ्री इफ द डिटेंशन फाउंड इट्स इलीगल। अगर इलीगल है तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। हेबियस कॉर्पस, इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। आर्बिट्री डिटेंशन मतलब बेबुनियाद जबरदस्ती डिटेंशन को रोकने के लिए इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए काम का आता है। पब्लिक अथॉरिटीज को या प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को किया जा सकता है, इशू किसको किया जा सकता है, दोनों को। अब आता है मैंडमस। मैंडमस
मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आपको कमांड कर रहे हैं, हम आपको आदेश देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है, हम का मतलब यहाँ अब किसको दे रही है? इट इज कमांडेड इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल को दे रही है, आस्किंग वो परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। मान लो कोई, जैसे इलेक्शन कमीशन के टाइम पे कोई बंदा ने अपना काम सही नहीं किया, या कोई इलेक्ट्रिक बिजली विभाग का कमिश्नर है वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा, कोई पुलिस ऑफिसर है वो अपना काम सही नहीं कर रहा, उसने कोई फंडामेंटल राइट कट इन कर दिया, लोगों के साथ दुष्व्यवहार कर रहा है, तो वो कमांड करता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, इसलिए हम आपको कमांड कर रहे हैं। वो सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, तो उसके पास होता है। तो देखोगा आईपीएस वाईपीएस सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सब डरते हैं, जुडिशरी से सब डरता है। कोई भी पब्लिक वाला ऑर्डर हो जुडिशरी से डरेगा। जुडिशरी के पास बहुत सारे टक्स एंड टिक्स होते हैं जो उससे बचा मतलब ले सकते हैं उनकी। इट कैन ऑल्सो इशू अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कॉपरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी के ऊपर भी कर सकता है, इसका मतलब मैं समझ रहा ना, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं बोल सकता, हाई कोर्ट को भी बोल सकता है, सेशन कोर्ट को भी बोल सकता है, कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जस्टिस मोबाइल कोर्ट है, किसी को भी बोल सकता है। एनी प्रोहिबिशन होता है तो मैंडेमस के डायरेक्ट एक्टिविटी, वो सीधे बोल सकते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया, इसको सही करो, इसको टर्मिनेट करो, इसको पनिश करो, इसको सस्पेंड करो, तो ये उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। स्टेटरी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी की भी। इट इशूड बाय द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, either to transfer the case pending to the letter and question, or in or to squash the order of the letter court। देखो, कोर्ट की जुडिशरी की समझाते हो, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे मान सकते हो आप हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे सेशंस कोर्ट होते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अब जैसे एसडीएम भी हो गए ना, एसडीएम के पास भी एक कोर्ट चलता है, तहसीलदार एसडीएम के पास भी, और डीएम के पास भी कोर्ट चलता है, जिसको हम जनता दरबार भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। अब इन सब ने कोई फैसला सुनाया, कोई केस इनके पास गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है हमें ट्रांसफर कर दो, या इनका कोई फैसला उसको वो कर्टिन कर सकता है। सेम गोज विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कोई फैसले को भी खराब कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली केस में भी होता है, अगर कोई बंदे को कोई जेल हो गई तो वो पहले सेशन कोर्ट में केस चलेगा, वो हार गया तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो प्रेसिडेंट से गिल्टी बोलेगा कि भाई मैंने गलती कर दी, अब मुझे माफ कर दो। तो प्रेसिडेंट के हाथ में, जैसे काफी सारे केसेस में सुना होगा, अभी वो निर्भय, वो निठारी कांड आपने सुना होगा, दिल्ली में निठारी कांड था, एक बंदा था जिसने लोगों को मारा, बच्चों को मारा और खा जाता था वो, है ना। तो इतने सालों से केस चल रहा था उसका, बट अभी लास्ट में जाके उसको रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन नहीं निकल पा रहा था, ग्राउंड नहीं निकल पा रहा था कि हाँ इसने, जो पुलिस की गलती थी उसमें। देखो, एक कोर्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट पे साबित करना पड़ेगा, मैंने कोई क्राइम किया है, तो मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है कि मैं साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं। ये पुलिस और कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट साबित करे, मतलब प्रोसिक्यूशन साबित करे कि जिसने ये मर्डर किया है। तो ये एक हमारे ड्रॉबैक भी आ जाता है, तो अब वो साबित नहीं हो पाया प्रॉपर, तो उसको निकाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आधार है, या हायर कोर्ट के पास आधार है कि आप उनसे केस ले सकते हैं, या उसका कोई फैसला उसको हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा भी कोर्ट को जस्टिफिकेशन लगता है। इट इज कैन बी इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुडिक्शन और लैक ऑफ जुडिक्शन और एरर इन लॉ। तीनों की बात फिर एक्स जुडिक्शन हो गया है, मतलब तुमने कोई कानूनी फैसला किया वो ज्यादा कर दिया, जरूरत नहीं थी उसकी, उतना नहीं करना था, कम कर दिया, या फिर एरर कर दिया, तो इन तीनों बेसिस पे कोर्ट चेंज कर सकता है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टे कैन बी इशूड इवन द अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जैसे मैंने बताया ना, एसडीएम के कोर्ट पे भी बोल सकते हैं, ट्रिब्यूनल पे भी बोल सकते हैं, तहसीलदार के कोई सी प्रॉब्लम में बोल सकते हैं, आरटीओ ऑफिस के किसी इश्यूज पे बोल सकते हैं, सब पे बोल सकते हैं। प्रीवियसली राइट ऑफ इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। पहले ये क्या होता था 1991 से पहले, सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पे ही होता था, अब सब पे कर सकते हैं, मतलब किसी भी अथॉरिटी को बोल सकते हैं आपने गलत किया, आप आगे बढ़ो, ये मत करो। अब लास्ट के दो और बचते हैं। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वाई वारंट। इट इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ द पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस। क्या, मान लो कि कल को तुम्हारे घर कोई बिजली विभाग वाले आ गए और आपकी बिजली काट के चले गए, ठीक है, और बिजली काटने के साथ वो तुम्हारा कोई और भी नुकसान कर गए, कुछ भी इश्यूज कर गए, या मतलब पार्किंग का पर्ची काट के चले गए, या बोले कि तुम्हारा घर इलीगल है, या कुछ भी बोल के चले गए, तो अब भाई बिजली विभाग के हाथ में नहीं है ना कि तुम्हारे घर को इलीगल बोल सकते। तो वो कोर्ट उससे पूछता है कि तुमने ये काम किया तो आपके अथॉरिटी किसने दी, लीगलिटी थी आपके पास, ये करने की अधिकार है। जैसे पुलिस कभी कभी अपने अधिकारों का उल्लंघन करके
चली जाती है। जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो ना तो पुलिस क्या करती है, उसके घर वालों को उठा ली जाती है। अब वो क्रिमिनल को मजबूरी में वापस आके सरेंडर करना ही पड़ता है कि भाई वो घर वालों को ले गई है। तो ये एक तरह से इलीगलिटी है, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पर्सन के राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है। इलीगल अप्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, या पुलिस कोई पब्लिक पब्लिक मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी, पब्लिक ऑफिस मतलब पर सरकारी अधिकारी की अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, इलीगल अधिकार करे तो उस पर रोक लगा सकती है। रिट कैन बी इशूड इन द केस ऑफ सब्सटेंटिव पुलिस ऑफिसर ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टेच्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। मतलब हाँ वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन ही होना चाहिए। ठीक है। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, इसमें नहीं हो पाएगा। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, रोकना। ठीक है। टू स्टॉप, टू कर्टेन द इशू बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर ऑफ एक्सटेंडिंग इट जुडिक्शन, कोई जुडिक्शन बढ़ा रहा है, सरपास कर रहा, तो उसको रोक सकती है कि आप इसमें मत घुसो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसमें नहीं आ सकते आप। डायरेक्ट इनएक्टिविटी, ओनली प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, वैसे इसमें रोक सकती है, कुछ बोल नहीं सकती। द प्रिवेंशन कैन बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑर्डर, इसमें याद रखना ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्टिविटीज में हो सकती है। ये वाला जो हमने पढ़ रहे थे ना, ये वाला स्टैट्यूटरी, ये यहाँ पे क्वासी जुडिशियल के बाद अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें भी हो सकता है ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो आई होप आपको सेक्चुअल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ आपको लग रहा हो कि यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।